गुड आफ्टरनून। यू आर वेलकम टू परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी। नमस्कार, मैं हकीम अली सर परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे जो हमारे जीवन से संबंधित है, जीवन का आधार है। हम देखेंगे कि वो क्या है। आइए देखते हैं। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इस चैप्टर को आज हम लोग डील करेंगे जो काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें हम देखेंगे कि एक तरह से जीवन की शुरुआत यहीं से होती है, सेल से ही होती है। तो इसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट की भी हम बात करेंगे। हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करेंगे, यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे, एंड व्हाट इज द डिफरेंशिएशन बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ सेल, इसके बारे में हम बात करेंगे। हम यूनिसेलुलर क्या है, मल्टीसेलुलर क्या है, एंड सेल थियरी क्या है, और इसको ट्रिकली समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। आज के बाद आपको बिल्कुल रटना नहीं पड़ेगा कि किन वैज्ञानिकों ने अपना महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन सेल थियरी में दिया है, इसको आज हम लोग जानेंगे। तो आइए देर न करते हुए सीधे हम लेक्चर की तरफ चलते हैं। पाठ का नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कोशिका जीवन का आधार। तो हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को डायरेक्टली हम ऐसे भी लिख सकते हैं। हम लिख दे रहे हैं VSF। VSF, आप सोच रहे होंगे कि सर सेल और VSF का क्या नाता है। आइए समझाते हैं कि सेल और VSF का क्या नाता है। यहां बी फॉर हमने लिया है बेसिक। सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जीवन का जो यूनिट है, जो इकाई है, वो हमारी क्या है, सेल है। तो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब हम देखते हैं 20 हमने ले लिया, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ की बात किया। अब ये यस हमने लिया और यफ जो लिया है, VSF की बात हमने किया है। सेल इज इक्वल टू VSF। तो ये यस क्या है और यफ क्या है, आइए देखते हैं। यस फॉर हमारा है, यस इज इक्वल टू स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल का मतलब होता है संरचनात्मक। संरचनात्मक। अब ये संरचनात्मक शब्द क्या है, मतलब ये है कि एक संरचना होती है, एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे ये बिल्डिंग है, कोई भी बिल्डिंग अगर हम देखें तो क्या है, उसका एक स्ट्रक्चर है, एक बनावट है, एक संरचना है। इसी तरह से हम किसी भी जीवधारी को लेंगे तो उसकी एक संरचना होगी, उसको एक आउटलुक देखने का एक तरीका होगा। तो इसीलिए इसको हम स्ट्रक्चरल कहते हैं। स्ट्रक्चर का दिखाई देना। अब बड़ी मकान है तो भाई उसका स्ट्रक्चर उसी जैसे बना होगा उस हिसाब से दिखेगी। अब तमाम जो एनिमल है, विभिन्न प्रकार के एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स है, उसका एक स्ट्रक्चर है, एक ढांचा है। अभी हम लोग देखेंगे किस तरह के कितने टाइप की सेल्स जो है इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। तो एक सेल का स्ट्रक्चर है, उस सेल के स्ट्रक्चर के, और हमारे बॉडी के अंदर तो भाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होती हैं और उनका जिस स्थान पे होती हैं उस हिसाब से उनका स्ट्रक्चर होता है। तो एक शेप है, एक संरचना है, इसीलिए इसको स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ लाइफ कहा जाता है। यानी सेल क्या है, हमारी स्ट्रक्चरल यूनिट है, यानी संरचनात्मक यूनिट है। और दूसरा हमने यफ से लिया है फंक्शनल। यफ इक्वल टू फंक्शनल। तो फंक्शन का मतलब क्या है भाई, क्रियात्मक। क्रियात्मक, तो क्रियात्मक मतलब कोई भी सेल है उसके अंदर सारी क्रियाएं संपन्न होंगी। तो इसीलिए यानी जो भी हम क्रिया कर रहे हैं, जीवन की जो भी क्रियाएं हैं, चाहे वो ह्यूमन बींग्स की हो, चाहे एनी एनिमल्स की हो, चाहे एनी प्लांट्स की हो, यानी ऑल लिविंग बींग्स की बारे में बात करें तो उसके जो सेल की बनावट है और उस सेल के अंदर किस तरह की प्रक्रियाएं संपन्न हो रही हैं, इन सबको ही हम कहते हैं, मिला करके अगर देखेंगे कोई भी कार्य विधि हम कर रहे हैं तो उसमें फंक्शन है, उसमें क्रिया है। जैसे मैं बात कर रहा हूं इस समय, तो ऐसा नहीं है कि मेरी आवाज ही जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये हमारा हाथ का मूव करना, मूवमेंट होना, आंखों का मूवमेंट होना या वॉइस का निकलना,
ये एक फंक्शन हो रहा है और ये फंक्शन हमारे बॉडी के प्रत्येक सेल से गवर्न हो रहा है। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारा वोकल कॉर्ड पार्टिसिपेट कर रहा है, रिस्पिरेटरी सिस्टम पार्टिसिपेट कर रहा है, एनर्जी हमको ऑब्टेन हो रही है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स से। तो हम देख रहे हैं कि एक फंक्शन हमारे बॉडी के अंदर किसी भी पार्टिकुलर एक्टिविटी को हम अगर करना चाहते हैं तो एक फंक्शन होता है और वो फंक्शन सभी सेल के जो पार्टिकुलरली एक्टिविटीज होती है उसको सम अप जब करते हैं तो उसका एक रिजल्ट आता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि सेल हमारी क्या हो गई भाई, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ जो हमारी है वो क्या है, सेल इज द फंक्शन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लाइफ। यानी सेल की परिभाषा हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया कि कोशिका हमारे जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो जितने भी जीवधारी हैं उनके जीवन में जो कोशिका का महत्व है वो संरचना भी है उसकी और एक क्रिया भी है। इसीलिए कहा जाता है कि सेल है तो शरीर है, अगर सेल नहीं तो शरीर नहीं। बिना सेल के कोई भी जीवधारी सरवाइव नहीं कर सकता। आइए देखते हैं अब ये जो सेल हमारी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई के रूप में कार्य करती है, अब इसको थोड़ा सा आगे हम लोग देखते हैं कि ये सेल हमारी कैसे संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई के रूप में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। और सेल है तो शरीर है। अब देखिए एक चीज और ध्यान दीजिए कि कोई भी जीवधारी होगा अगर उसके अंदर सेल है, सेलुलर है, वो सेल से रिलेटेड है तो निश्चित रूप से उसकी संरचना होगी और उसके जीवन के फंक्शन संपादित होंगे सेल के थ्रू। लेकिन अगर जिसके अंदर सेल नहीं होगी वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। नो सेल नो सर्वाइवल, ये इंडिपेंडेंटली सर्वाइवल। अब ये सेल को अगर हम ध्यान से देखें तो ये सेल हम देखें तो मुख्य रूप से दो तरह का हम मान सकते हैं। एक हमारा हो गया यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर ऐसे जीवधारी जो एक कोशिकीय होते हैं, उनके जीवन की सारी क्रियाएं एक ही कोशिका के अंदर, एक ही स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट्स जो है पूरा वर्क जो है एक सेल ही संपादित कर देती है। जैसे जो भी आप ले लीजिए, बैक्टीरिया को ले लीजिए भाई, बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गा को ले लीजिए, पीपीएलओ को ले लीजिए, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो इनको क्या आप देख रहे हैं, सिंगल सेल है। तो क्या सिंगल सेल रह करके उसके जीवन की सारी प्रक्रियाएं संपन्न नहीं होंगी? जो भी जीवन की प्रक्रियाएं आपके बॉडी के अंदर है वही सारी जीवन की प्रक्रियाएं ये यूनिसेलुलर एनिमल्स भी करते हैं या यूनिसेलुलर जो भी प्लांट्स होंगे वो भी करेंगे। तो एक कोष की जीवधारी में जो भी है, जो हमारे बॉडी के अंदर जितनी प्रक्रियाएं संपन्न हो रही हैं वो सारी प्रक्रियाएं एक कोष की जीवधारियों के अंदर भी संपन्न होती हैं और इनका एक वजूद होता है, इंडिपेंडेंस होती है। दूसरी बात है हमारी मल्टी सेलुलर। आइए देखते हैं मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर का मतलब है बहुकोशिकीय जीवधारी, जैसे हम लोग हैं या जो जीवधारी जिनके जीवन की सारी प्रक्रियाएं एक सिंगल सेल के माध्यम से संपन्न नहीं होंगी, क्योंकि जैसे जैसे सेल का नंबर बढ़ता जाता है इवोल्यूशनरी प्रोसेस में हम देखते हैं कि जटिलता के तरफ जैसे मनुष्य पहुंच गया है तो उसके बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, यानी मल्टीपल सेल है। तो बहुकोश की जीवधारी है और इसके जीवन की सारी प्रक्रियाएं जो संपादित होनी है, जो भी मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज को संपादित होना है वो सिंगल सेल के बस की बात नहीं है। इसीलिए हमारे अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो सेल हैं उनका पर्टिकुलरली जो वर्क है वो सम अप होकर के पूरे एक कार्य को अंजाम देता है। इसीलिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जटिलता होती है। जैसे मैक्सिमम जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, उन सभी में क्या होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। उनके जीवन की प्रक्रियाएं मल्टी सेलुलर के रूप में ऑर्गेनाइज की जाती हैं। अब हम लोग थोड़ा सा विचार करें कि जो हमारा वायरस है वो क्या है भाई। वायरस जो होते हैं, जिसको हम विषाणु कहते हैं, इनको जब आप देखेंगे तो आप सोचो कि ये यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है, लिविंग बीइंग है कि नॉन लिविंग बीइंग है। आप ध्यान से इनको देखेंगे तो आप सोच रहे होंगे कि ये तो हमें
बीमारी काज करता है। अभी कोरोना का तो महासंकट पूरे विश्व पे रहा ही है, तो वायरस की वजह से ही था। इसका मतलब वायरस जो है लिविंग बीइंग्स है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वायरस जो है ये सेल की अभी हम लोग आगे देखते हैं कि सेल की परिभाषा में अपने आप को ये फिट नहीं कर पाता है, इसलिए यह नॉन सेलुलर है, नॉन सेलुलर। और जब नॉन सेलुलर होगा तो आप जानते हैं कि इनका इंडिपेंडेंट अस्तित्व वहीं समाप्त हो जाएगा। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड हो जाएगा जब भी कोई चीज नॉन सेलुलर होगी। इसीलिए आप देखते हैं कि वायरस नॉन सेलुलर होने के नाते इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस इसका नहीं होता, स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। इसके अंदर अपनी स्वयं की रिस्पिरेटरी सिस्टम या ऑल जो मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज हैं वो नहीं चलती हैं। कब चलेंगी? जब ये जीवधारी के शरीर में, किसी लिविंग बीइंग्स के शरीर में जब इंटर करता है तो उसके डीएनए को या उसके प्रोटीन को जो सिंथेसाइज होना है उसको हैक करता है और अपने लिए डीएनए या जो भी जरूरी प्रोटीन्स होते हैं वो बनवाता है। तो जब तक जीवधारी के शरीर में है इसका अस्तित्व बना रहता है। इसीलिए देखते हैं अविकल्पी परजीवी होते हैं, एक तरह से कहें तो ऑब्लिगेटरी पैरासाइट है, एक तरह से जीवधारी के बॉडी के अंदर है तो उस जीवन उनका है। लेकिन अगर उनको बाहर निकाल दिया जाए तो उनकी जो भी मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज हैं, चाहे रिप्रोडक्शन हो, रिस्पिरेशन हो, एक्सक्रीशन हो, जो भी कुछ हो, वो उनका नहीं रह पाएगा। यानी इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि ये सेलुलर है, ये सेल की बात इनके अंदर नहीं है। तो ये रहा हमारा यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर और वायरस की कहानी। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे कि देखेंगे कि हिस्टोरिकल एस्पेक्ट क्या है। हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में हम आइए देखते हैं हीरा राम। हीरा राम से हम बड़े आसानी से हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को देखेंगे और साथ ही साथ इस हीरा राम के माध्यम से हम जानेंगे कि इसमें कौन कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज के बाद इस हीरा राम से आप कभी नहीं भूल पाओगे कि किन किन वैज्ञानिकों ने अपना महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन दिया है। हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ सेल, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। आइए देखते हैं। HI से हमने यूज किया है हिस्टोरिकल, हीरा का हमने HI से यूज किया है हिस्टोरिकल। और सबसे पहले हम R= लेते हैं, R= रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक वेरी इंपॉर्टेंट। रॉबर्ट हुक, ये 1665 की बात है। रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले कार्क को जब कट किया तो कार्क को काटने से उनको मिला क्या? जिस तरह से इनको हनी कॉम्ब, वेरी इंपॉर्टेंट, हनी कॉम्ब, जिस तरह से आप देखेंगे कि ये जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, इस तरह से इनको संरचनाएं, जब इन्होंने कट करके इसका सेक्शन देखा अपने द्वारा निर्मित लेंस माइक्रोस्कोप से, तो इनको इस तरह की संरचनाएं दिखाई दी। तो इन्होंने इसको क्या कहा, आइए देखते हैं। तो इस वैज्ञानिक को जब इस तरह की संरचनाएं दिखाई दी, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया, तो इन्हीं को इन्होंने सेलुला नाम दिया। यानी जिसको हम कोष्ठक या कोठरी कहते हैं, ठीक है, कोष्ठक या कोठरी के नाम से जानते हैं। तो ये जो संरचनाएं इन्होंने देखी, वाकई में जो देखा रॉबर्ट हुक साहब ने, तो क्या देखा, ये जो चीज दिखी इनको, ये नॉन लिविंग सेल थी, यानी डेड सेल थी। वेरी इंपॉर्टेंट, डेड सेल। देखिए इसको कैसे याद करेंगे
कि जो इन्होंने देखा था वो डेड सेल थी, क्योंकि ये कार को कट करके देखे थे तो इसके अंदर जो चीजें दिखाई दे रही थी वो तो नहीं दिखी इनको, लेकिन ये बाहर बाहर जो चीजें दिखाई दे रही थी, जो इसका सेल वॉल था। अभी हम लोग आगे बढ़ के देखते हैं कि सेल वॉल क्या होता है। ये इनको हॉलो स्ट्रक्चर अंदर दिखाई दी और ये सेल वॉल इनको दिखाई दी थी। तो इन्होंने क्या किया भाई, एक तरह से डेड सेल का खोज, यानी डेड सेल की खोज सबका श्रेय किसको जाता है, रॉबर्ट हुक को जाता है। और आप याद कैसे इसको रखोगे, देखो भाई याद करने का तरीका आपको बताता हूं। हुक, जैसे हुक लगाया जाता है, जैसे ये खाद वगैरह खरीदी जाती है बोरी में, सीमेंट वगैरह, तो लोहे का एक हुक लगाया जाता है और उसको पकड़ करके मतलब खींचने में बड़ी आसानी हो जाती है लादने पे। तो हुक से याद रखिएगा, जैसे ही नाम आए हुक, हुक शब्द, तो हुक हुक समझ जाओ कि भाई क्या होता है, नॉन लिविंग ही होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या समझ गए कि रॉबर्ट हुक ने जो है नॉन लिविंग सेल की खोज किया था, यानी जिस सेल को उन्होंने देखा था माइक्रोस्कोप के अंदर और उसको कहा था कि ये हॉलो स्ट्रक्चर है और बाहर बाहर जो इनको दिखाई दे रहा था एक तरह से डेड सेल वाले ही थी। तो ये रहा रॉबर्ट हुक का, और रॉबर्ट हुक ने इसका जो वर्णन किया है, जो इन्होंने कहा है, इनकी एक पुस्तक है वेरी इंपॉर्टेंट, इस पुस्तक का नाम नोट कर लीजिएगा, माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया में इस रॉबर्ट हुक साहब ने वर्णन किया है जो कुछ कार को काट करके इन्होंने देखा था। तो ये रहा रॉबर्ट हुक का कंट्रीब्यूशन इन द बिगिनिंग स्टेज इन द डिस्कवरी ऑफ सेल, यानी बिगिनिंग स्टेज में, शुरुआती दौर में सेल के बारे में किसी ने जब सोचा नहीं था, सबसे पहली जो थिंकिंग किया वो हमारे रॉबर्ट हुक साहब ने किया कि हमारी सेल क्या है, इसको इन्होंने बताने की कोशिश की। ये कोठरी या कोष्टक जैसा दिखाई देता है। ये तो आप समझ गए कि आर से हमारा हो गया रॉबर्ट हुक, 1665 की बात है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरे से हम लेके आगे चलेंगे। अब हम चलेंगे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक के तरफ। ए इक्वल टू हमने यूज किया है हीरा राम से, आर को हमने डिफाइन कर दिया, ए इक्वल टू एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, वेरी इंपॉर्टेंट। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया, इनको बहुत ज्यादा शौक था अपना, इन्होंने स्वयं का एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया था और उसमें इनका शौक था कि जो चीजें भी, जैसे दांत की खुरचनी को देखता था, कहीं पांड का वाटर है उसको ला करके देखा, बारिश के जल को देखा, तो सारी चीजों को इन्होंने देखा। इसीलिए लिविंग वेरी इंपॉर्टेंट, लिविंग सेल की खोज का जो श्रेय है वो किनको जाता है, इसी वैज्ञानिक को जाता है। तो लिविंग सेल अगर पूछता है कि लिविंग सेल की खोज किसने की, तो आप क्या लिखोगे, लीवेनहॉक। अब कैसे याद रखोगे इसको, लिविंग, देखिए इनके नाम में ही छिपा हुआ है लिविंग, एल फॉर लिविंग, देखिए इसी से याद कर लीजिएगा, इसी रिलेट कर लीजिएगा। लिविंग सेल की खोज किसने की, लीवेनहॉक ने की। इन्होंने विशेष रूप से बरसात के जल को देखा, चिक सेल को देखा, दांत की खुरचनी को देखा, यानी इन्हें शौक था, आरबीसी को देखा, यहां तक स्पर्म को देखा, इन सारी चीजों को देखने का इनको शौक था। तो ये रहा एंटोनी वॉन लीवेनहॉक का। ठीक, ये भी आप समझ गए। अब हम लोग फिर हम आर लेते हैं, एक और आर हमने यूज किया है, आर इज इक्वल टू रॉबर्ट ब्राउन, ये भी याद रखिएगा, रॉबर्ट ब्राउन। देखिए रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, देखिए ब्राउन, बी से हम यूज करते हैं ब्रेन ऑफ सेल। तो ब्रेन ऑफ सेल कौन है भाई, ब्रेन ऑफ सेल की जो ब्रेन होती है, जो मस्तिष्क होता है, वो कौन होता है, इनके नाम में ही छिपा है। देखिए यन लास्ट में छिपा हुआ है, तो यन इक्वल टू न्यूक्लियस।
इट इज द ब्रेन ऑफ सेल, यानी इसमें रॉबर्ट ब्राउन साहब का भी बड़ा योगदान है, जिन्होंने सेल के ब्रेन यानी न्यूक्लियस की खोज की। तो ये भी आप समझ गए। अब हम नेक्स्ट RAM से लेते हैं। RAM हमारा है इज इक्वल टू रामचंद्रन। रामचंद्रन वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने क्या किया? ट्रिपलेट ऑफ कोलेजन का इन्होंने कोलेजन के बारे में बताया। तो ये रहा हमारा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ सेल के बारे में हम लोगों ने जाना। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक का जहां तक प्रश्न है, इन्होंने किस सन में किया था, थोड़ी सी बातें आपको बता दूं। 1665 में रॉबर्ट हुक का है, इसमें 9 बार जोड़ दीजिएगा, यानी 1674 की घटना है, जब एंटोनी वॉन लीवेनहॉक साहब ने लिविंग सेल की खोज की और रॉबर्ट हुक साहब ने इसके पहले 1665 में नॉन लिविंग सेल की खोज की। तो ये रहा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट अबाउट लिविंग सेल एंड नॉन लिविंग सेल एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स दैट इज ब्रेन ऑफ द सेल विच इज नोन एज द न्यूक्लियस की खोज की। और रामचंद्रन साहब ने जो है, जो भारतीय वैज्ञानिक रहे हैं, प्रोफेसर रहे हैं, ट्रिपलेट ऑफ कोलेजन के बारे में बताया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो ये रहा हमारा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट। अब हम चलते हैं सीधे सेल थियरी की तरफ चलते हैं। ये तो सेल की बात हो गई कि सेल हमारा है क्या, सेल में किन किन वैज्ञानिकों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और क्या क्या बातें बताई। अब हम चलते हैं सेल थियरी। आइए देखते हैं क्या होता है सेल थियरी। अब इस सेल थियरी में कौन कौन से वैज्ञानिक महत्वपूर्ण रूप से अपना योगदान दिए हैं, आइए इसको हम बताते हैं, शॉर्टली समझाते हैं आपको। RSS याद रखिएगा, सेल थियरी में RSS का योगदान। आप कहेंगे सर RSS की बात आप कर रहे हैं, RSS का सेल थियरी से क्या लेना देना? RSS तो इंडियन संगठन है और सेल थियरी के बारे में तो हम लोगों ने बहुत सी चीजें सुनी है, स्लाइडन स्वान का नाम सुना है। तो ये क्या बता रहे हैं, आइए मैं इसको आपको बताता हूं कि सेल थियरी में RSS का योगदान क्या है, कंट्रीब्यूशन क्या है। देखिए, सबसे पहला जो R हमने यूज किया है, R इज इक्वल टू रुडॉल्फ विर्चो। ये ऐसे पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने यह बताया, बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन दिया है, आमनी सेलुला ई सेलुला। रुडॉल्फ विर्चो ने कहा है, रुडॉल्फ विर्चो साहब का ये स्टेटमेंट है, आमनी सेलुला ई सेलुला। अगर रुडॉल्फ विर्चो ने ये बात ना कही होती तो हमारी सेल इनकम्प्लीट है। सेल थियरी जो दी गई है, अभी हम लोग देखते हैं कि किस तरह से स्लाइडन एंड शॉन ने इसको दिया है। तो रुडॉल्फ विर्चो का जो स्टेटमेंट है, आमनी सेलुला ई सेलुला, इसे आप याद कर लीजिएगा। इसका मतलब यह है कि सेल मेड बाय प्री एग्जिस्टेंस सेल, मतलब न्यू सेल मेड बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी जो नई सेल का निर्माण होता है वो पूर्ववर्ती सेल से होता है। ऐसा नहीं है कि अपने आप हो जाएगा। जैसे आपने पढ़ा है कि ये अमीबा है तो क्या होता है, इसको बांटना होता है, तो ये 2 पार्ट में अमीबा बढ़ जाता है, ठीक है, दो अमीबा बन जाते हैं। तो ये क्या है, ये प्री एग्जिस्टिंग सेल है और प्री एग्जिस्टिंग से ये न्यू सेल बन जाती हैं। तो ये कथन है रुडॉल्फ विर्चो का। ये भी आप समझ गए। आप ये पहले वैज्ञानिक को आप समझ गए। अब हम चलते हैं यस से लेते हैं स्लाइडेन साहब को
और फिर हम लेंगे स्वान साहब को। देखिए यस इज इक्वल टू हमारा है स्लाइडन, स्लाइडन, यस यस स्लाइडन। ये 1938 की घटना है, ठीक है। अब ये स्लाइडन, स्लाइडन साहब कहाँ के रहने वाले थे और क्या इन्होंने योगदान दिया और क्या कहा, इसको शार्ट, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन स्लाइडन, स्लाइडन साहब के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कहाँ के थे ये, क्या इन्होंने किया। तो इसको शॉर्टली याद करने का टेक्निक मैं बताता हूँ, यस बी जी, बस यस बी जी याद कर लीजिएगा। तो यस बी जी का मतलब यस से हमारा होगा स्लाइडन, यस इज इक्वल टू स्लाइडन, ठीक। अब बी से हमारा हो जाएगा बॉटनिस्ट, ये बॉटनिस्ट थे, बॉटनिस्ट, बॉटनिस्ट थे। और जी से हमारा हो जाएगा, भाई बॉटनी होगी तो ग्रीन तो होता ही है, बॉटनी कोई चीज जानते ही हैं, और ग्रीन भी होगा, और जी फॉर हमारा जर्मनी, याद रखिएगा। तो यस बी जी से आपको याद हो जाएगा स्लाइडन साहब कहाँ के रहने वाले थे, जर्मनी के रहने वाले थे। बी से हमारा बॉटनिस्ट, बॉटनिस्ट मतलब ग्रीन, यानी ग्रीन चीजों के बारे में, यानी प्लांट के बारे में इन्होंने, ग्रीन का मतलब ये बॉटनिस्ट है, तो बॉटनिस्ट है तो ग्रीन होगी, बट भाई प्लांट ग्रीन ही तो होते हैं मैक्सिमम, तो ग्रीन होगी, यानी प्लांट से रिलेटेड इन्होंने स्टेटमेंट दिया। और जर्मनी के रहने वाले थे स्लाइडन साहब, इन्होंने कहा क्या, जो स्लाइडन साहब ने है इन्होंने कहा है क्या प्लांट के बारे में, इन्होंने ये कहा ऑल प्लांट मेड बाय सेल, सभी पौधे क्या है, सेल के बने हुए हैं, एंड द सेल मेड टिश्यू। इन्होंने ये कहा कि जितने भी पौधे हैं वो क्या है, सेल के बने हुए हैं, और ये इन्हीं सेल से टिश्यू बनते हैं। तो ये स्लाइडन साहब की कहानी हमने आपको शॉर्टकट में समझा दिया। अब आते हैं दूसरे जो वैज्ञानिक हैं, एक और यस हमने यूज किया है, ये है स्वान साहब, स्वान। ये इन्होंने काम किया 1939 में। अब ये कहां के रहने वाले हैं भाई, इसको शॉर्टकट में कैसे हम जाने कि ये कहां के रहने वाले हैं। देखिए यस जेड बी, बस इतना याद कर लीजिएगा, इसको पलट देना, यस बी जी हमने किया है, बी को इधर कर दो और जी को जेड में कन्वर्ट कर दो। तो यस से हमारा क्या हो गया भाई, स्वान साहब हो गए, और जेड से हमारा क्या हो गया, ये ज्वालॉजिस्ट थे, ज्वालॉजिस्ट, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, अगर इस पे पूछ दिया जाए किस हु इज द ज्वालॉजिस्ट, इसमें से कौन है ज्वालॉजिस्ट, स्लाइडन दे दिया, स्वान दे दिया, बोथ दे दिया, नन दे दिया, तो क्या आप समझोगे। इसलिए याद करो इसको कि स्लाइडन यानी स्वान, स्वान क्या थे, ज्वालॉजिस्ट थे। और एक बार और याद करो, इसको याद करने के लिए, स्वान हमारा क्या होता है भाई, स्वान इक्वल टू आप जानते हो हंस होता है ना, हंस। तो अब बताओ हंस क्या है, एनिमल है कि प्लांट है, भाई एनिमल है। तो आप ऐसे ही समझ जाओ कि स्वान जिस नाम में आया है, यानी यह जंतुओं के बारे में इन्होंने काम किया है स्वान साहब ने, ये ज्वालॉजिस्ट थे स्वान साहब। और बी से हमने याद किया है, ये कहां के रहने वाले थे, ब्रिटेन के, ठीक है, ब्रिटेन, इंग्लैंड। इस तरह से आपको याद हो गया होगा कि स्वान साहब एक ज्वालॉजिस्ट थे और ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। और इन्होंने अब क्या कहा, इसको हम लोग आइए देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कोटेशन इन्होंने ये दिया कि पहली बात इन्होंने ये कहा, द प्लांट सेल, प्लांट और एनिमल दोनों का अध्ययन किया है ये ज्वालॉजिस्ट, लेकिन प्लांट को भी अध्ययन किया। द प्लाज्मा, प्लाज्मा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेन मेम्ब्रेन,
ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, मेन मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन। और ये क्या होती है भाई, प्लांट्स एंड एनिमल दोनों में पाई जाती है, पहली बात इन्होंने कहा। दूसरी बात, सेल वॉल, सेल वॉल इज अनइक्यू फ्यूचर ऑफ प्लांट सेल, ठीक है ना। प्लांट सेल की सबसे महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो क्या है, सेल वॉल का पाया जाना, ये कथन जो है इनको दर्शाता है। तो ये प्लांट सेल के बारे में इन्होंने बताया। अच्छा, और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात इन्होंने बताई कि जितने भी चीजें बनती हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, वो क्या है, सेल से ही बने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, यानी ऑल द ऑर्गेनिज्म मेड बाय सेल एंड इट्स प्रोडक्ट्स। तो इन्होंने तीन बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही कि जो भी सेल है उसके बाहर एक मेम्ब्रेन पाई जाएगी, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन या प्रोटोप्लाज्मा भी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग बात करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये प्लांट में भी होगी और एनिमल सेल में भी होगी, इन्होंने ये बात बताया। दूसरी बात इन्होंने ये कहा कि जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल का भी अध्ययन इन्होंने कर लिया। जो प्लांट सेल में देखा तो सेल, जो हमारी सेल है, इन्होंने देखा कि ये जो हमारी सेल है, इस सेल के बाहर एक मेम्ब्रेन जो है, एक सेल के बाहर एक मेम्ब्रेन तो ये पाई गई, ये देखिए एक मेम्ब्रेन पाई गई है। तो ये भाई सेल है, और सेल मेम्ब्रेन, यानी इसी को इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा। लेकिन ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लांट और एनिमल दोनों में पाई गई, लेकिन इन्होंने देखा क्या कि जो प्लांट सेल थी इसके बाहर भी एक मेम्ब्रेन पाई गई थी, इसी को इन्होंने सेल वॉल कहा था। तो पहली बात इन्होंने क्या कहा कि सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है तो वो सभी में, और जो प्लांट सेल होती है उसके बाहर भी एक वॉल पाई जाती है, इसे सेल वॉल इन्होंने नाम दिया। ये सेल वॉल प्लांट सेल में ही पाई जाती है, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है। और तीसरी बहुत ही महत्वपूर्ण बात इन्होंने कहा कि संसार में जितने भी जीवधारी हैं वो सेल या सेल के प्रोडक्ट से मिल करके बने हुए हैं। तो ये रहा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट अबाउट आरएसएस, मतलब स्लाइडन साहब का, स्वान साहब का और रुडोल्फ वर्च्यू साहब का क्या योगदान रहा है, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। अब हम लोग बात करेंगे तो इन सारे कथनों को मिला करके एक थियरी बनाई गई। ये स्पेशली ये सेल थियरी का जो श्रेय है वो स्लाइडन एंड स्वान को जाता है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि स्लाइडन एंड स्वान ने और रुडोल्फ वर्च्यू ने जो महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन दिया है सेल को समझाने में, इसको थियरी के रूप में कैसे स्लाइडन एंड स्वान साहब ने कन्वर्ट कर दिया, जिसे हम सेल थियरी कहते हैं। आइए देखते हैं ये सेल थियरी कहती क्या है। सेल थियरी महत्वपूर्ण रूप से तीन बातें कहती है। सेल थियरी को अगर देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण बात सेल थियरी हमारी क्या कहती है, इस बात को हम जानते हैं। इन्होंने ये कहा कि जितने भी जीवधारी होते हैं, ऑल लिविंग बीइंग्स मेड बाय सेल, ठीक है, एंड इट्स प्रोडक्ट्स। पहली बात इन्होंने ये कहा कि संसार में जितने भी जीवधारी हैं या तो वो सेल से बने हैं या सेल के जो उत्पाद हैं, प्रोडक्ट हैं, उससे मिल करके बने हैं। जैसे एक सिंगल सेल है, अमीबा है, तो एक ही सेल का तो बना है। लेकिन जब हम बहुकोशिकी की बात करेंगे, जैसे हम लोग हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर तो बहुत प्रकार के सेल हैं जिससे मिलकर टिश्यू बनते हैं, डिफरेंट टाइप टिश्यू मिलकर के ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और फिर हमारी बॉडी का निर्माण होता है।
तो ये पहला पॉइंट ये सेल थियरी का काफी महत्वपूर्ण है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो ये हमारा रहा सेल। सेकंड पॉइंट, ये सेल जो है, सेल अनिक्यू फीचर है, अनिक्यू फीचर ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, ऑल लिविंग बींग्स, जितने भी संसार में जीवधारी हैं उनका ये अनिक्यू फीचर है, सेल नहीं तो शरीर नहीं की कहानी इसमें है। और थर्ड जो बात है वेरी इंपॉर्टेंट, वो देखेंगे कि ऑल द फिजिकल, ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर द एक्यूमुलेशन ऑफ इंडिविजुअली सेल एक्टिविटीज। कहने का मतलब यह है कि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, उस कार्य के संपादित होने में जो भी मेटाबॉलिकल एक्टिविटी हमसे हो रही है या किसी भी जीवधारी के माध्यम से संपन्न हो रही है, वो क्या है, जितनी भी कोशिकाएं उसके शरीर में पाई जा रही हैं, उनका पार्टिकुलरली वर्क जो भी है, उन सारे वर्क को सम अप कर दिया जाए तो जो वर्क संपादित होगा वो ही वर्क जो है हमारी सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी। यानी क्या है, जो भी जीवधारी हैं, यानी जीवधारियों की जो भी क्रियाएं हैं, जो भी यहां समझ लीजिए, जीवधारियों की क्रियाएं, क्रियाएं क्या हैं, क्रियाएं सभी सेल या सभी कोशिकाओं की क्रिया का समेकन है, यह भी हम कह सकते हैं। तो ये तीन महत्वपूर्ण बातें निकल के आ रही हैं कि जितने भी जीवधारी हैं इस संसार में, या तो वो सेल या सेल के प्रोडक्ट से बने हैं, और सेल उनका अनिक्यू फ्यूचर है, चाहे कोई भी जीवधारी हो। और हम देखते हैं कि किसी भी जीवधारी की जो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो रही है, उसके बॉडी के अंदर जो भी सेल पाई जा रही हैं, उनका जो भी एक्टिविटी है, उन सारी एक्टिविटी को सम अप करके लाया जाएगा तो एक बायोलॉजिकल एक्टिविटीज का संपादन होगा। तो ये रहा हमारा सेल थियरी और इसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट की बात हमने की। अब हम चलते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ सेल थियरी की तरफ। देखिए, सिग्निफिकेंस ऑफ सेल थियरी में मोटी मोटी दो बातें निकल करके आ रही हैं। सबसे पहली बात, सिग्निफिकेंस देखते हैं, मतलब क्या हमारा इसमें भूमिका है, सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ सेल थियरी। सिग्निफिकेंस ऑफ सेल थियरी में जब हम जाएंगे, सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे एनसीसी। देखिए एनसीसी ये क्या होगी, कहने का मतलब न्यूक्लियस, एन का मतलब न्यूक्लियस का पाया जाना, सी का मतलब साइटोप्लाज्म का पाया जाना, साइटोप्लाज्म। तो चाहे वो न्यूक्लियस हो, साइटोप्लाज्म हो, या जो सेल की बात की कर रहे हैं, ये चीजें इसके अंदर पाई ही जानी है, हर तरह से हम देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर को बनाएगा। न्यूक्लियस भी हो, साइटोप्लाज्म हो या सेल हो, इसका एक स्ट्रक्चर होगा। और दूसरा, यानी संरचनात्मक चीजें होती हैं सेल में, संरचनात्मक। और क्रियात्मक में हम लोग देखें तो रेयर की बात करें, चाहे वो रिस्पिरेशन हो, एक्सक्रीशन हो, रिप्रोडक्शन हो, या अन्य जो भी एक्टिविटीज हों, वो सारी चीजें ये सिग्निफिकेंस रोल प्ले करती हैं। अब हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ सेल की बात करते हैं इसी न्यूक्लियस के आधार पे। तो न्यूक्लियस के बारे में हम लोगों ने देखा कि ये हमारा रॉबर्ट ब्राउन द्वारा आविष्कृत है, यानी उन्होंने इसका खोज किया था और इन्होंने बताया था कि ये हमारी ब्रेन ऑफ सेल होती है। न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में क्या कहा गया है, रॉबर्ट ब्राउन द्वारा ब्रेन ऑफ द सेल, ये सेल की ब्रेन होती है। इसको किसने बताया, रॉबर्ट ब्राउन। याद रखिएगा, ब्रेन से ब्राउन याद कर लेना,
रॉबर्ट ब्राउन साहब ने इन्होंने बताया कि सेल की जो ब्रेन होती है वो कौन होती है, न्यूक्लियस होती है। अब हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस सेल कितने प्रकार की होती है। पहला तो हम लोगों ने सेल के आधार पे देखा था, ऑन द बेसिस ऑफ सेल जनरली all living beings divided into two parts, that is the unicellular and multicellular। जो जीवधारी अपने जीवन की सारी प्रक्रियाएं एक सिंगल सेल के माध्यम से संपन्न कर लेते हैं, उसको अभी हम लोगों ने देखा कि यूनिसेलुलर कहते हैं। और दूसरी बात, जो जीवधारी अपने जीवन की सारी प्रक्रियाओं को एक सिंगल सेल के माध्यम से संपन्न नहीं कर पाते हैं, उसको हम लोगों ने देखा मल्टी सेलर कहते हैं। तो ये हमारा सेल के आधार पे डिवाइडेशन रहा, यूनिसेलर और मल्टी सेलर की बात हमने की। अब हम लोग बात करेंगे केंद्रक के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस हाउ सेल डिवाइडेड। देखिए सेल को हम न्यूक्लियस के बेसिस पे दो पार्ट में बांटते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सा। पहला हमारा है प्रोकैरियोटिक, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोकैरियोटिक सेल। सबसे पहले आइए हम लोग इसको देखते हैं। देखिए ये दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रो इजकल टू बिफोर या प्रीमेटिव। तो बिफोर होगा या प्रीमेटिव होगा। और कैरियन, दूसरा जो शब्द है हमारा कैरियन, यानी कैरियन इजकल टू न्यूक्लियस, यानी ऐसा सेल जिसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होगा, वो साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होगा, यानी वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इसके अंदर नहीं पाया जाता है। इसीलिए इसको हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक में हम लोगों ने देखा कि ये चीजें आ रही हैं। अब हम देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक में कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं। तो देखिए शार्ट में देखिए, इसको शार्टली हम कैसे याद रख सकते हैं, बीबी जा पीपी येलो, यानी इस चीज को हम याद कर सकते हैं कि बीबी जा पीपी येलो। अब देखिए तो ये बी से क्या हमारा हो गया भाई, बैक्टीरिया, ठीक है, बी से हम याद करेंगे बैक्टीरिया हमारे हो गए। और बीजीए से क्या हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गा। इनको आप देखिए, ब्लू ग्रीन एल्गी को बात देखिए। और पीपीएलओ प्लूरो न्यूमोनो लाइक ऑर्गेनिज्म। तो ये हमारा है, इसको शॉर्टकट में याद करने की टेक्निक। तो बीजीए और इसको एमएस कर लो, MSPPLO, यानी MSP पर लो, शॉर्टकट में याद कर लेंगे, बीबी जा MSP पर लो। तो इस तरह से ये जो चीजें हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं। इसके बारे में हम लोगों ने बात की कि इन चीजों में पाया जाता है, इनमें कैरियन यानी न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता है। अब हम लोग सीधे चलते हैं यूकैरियोट की तरफ। आइए देखते हैं। यू का मतलब होता है ट्रू। अब देखते हैं प्रोकैरियोट के अलावा हम देखेंगे यूकैरियोट। यूकैरियोट आइए देखते हैं यूकैरियोटिक। अब देखें यू का मतलब होता है यू इजकल टू, यानी तुम कौन हो भाई, स्वतंत्र हो, सही हो, शुद्ध हो। तो ट्रू सच्चे हो, तो ट्रू इजकल टू ट्रू। और कैरियन इज इक्वल टू न्यूक्लियस, यानी क्या होगा, ये ऐसे जीवधारी हैं जिसके अंदर न्यूक्लियस शुद्ध होता है, यानी सही होता है, सच्चा होता है, यानी वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। ऐसे को हम यूकैरियोटिक कहते हैं। और यूकैरियोट में जैसे मैक्सिमम प्लांट्स और एनिमल्स हैं, हम लोग भी तो यूकैरियोट्स ही हैं। तो ये रहा हमारा प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की कहानी। अब हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में देखेंगे कौन सी वो चीजें हैं, चाहे वो प्रोकैरियोट की हम बात करें, प्रोकैरियोट की बात करें,
या यूकैरियोट की बात करें, वो कौन सी चीजें हैं जो दोनों में कॉमन होती हैं। आइए इसको स्पेशली देखते हैं हम। इसमें दो चीजें ऐसी चीजें हैं जो दोनों में पाई जाती हैं, चाहे वो प्रोकैरियोट हो चाहे वो यूकैरियोट हो। इसको शॉर्टली हम याद करेंगे पीआरसी। ठीक है, तो पीआरसी से मतलब ये है कि ये ऐसी चीजें हैं, चाहे वो प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, उसमें इसको पाया ही जाना है। मतलब ये है कि प्रोटोप्लाज्म, राइबोसोम एंड साइटोप्लाज्म। वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कोई भी प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, उसमें ये तीन चीजें तो पाई ही जानी है। ये कॉमन थिंग्स है, यानी प्रोटोप्लाज्म का पाया जाना, ठीक है, और राइबोसोम का पाया जाना और साइटोप्लाज्म का पाया जाना, यानी कोशिका द्रव्य का पाया जाना। अभी हम लोग देखेंगे कि ये मेन एरिना होता है, मेन, वेरी इंपॉर्टेंट, मेन एरिना ऑफ ऑल मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज। ये वेरी इंपॉर्टेंट, यानी जो साइटोप्लाज्म होता है हमारे सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का मेन एरिना होता है, यानी ऑल द मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज परफॉर्म इन साइटोप्लाज्म। तो ये बात आप समझ गए कि ये साइटोप्लाज्म क्या है और इसमें किस तरह की घटनाएं होती हैं। अब हम लोग थोड़ी सी बातें करेंगे शेप एंड साइज ऑफ द सेल, यानी सेल की शेप क्या होती है, साइज क्या होती है। आइए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। साइज ऑफ सेल, सबसे पहले हम बात करेंगे साइज ऑफ ए सेल, यानी एक कोशिका की जो साइज होती है वो कितनी हो सकती है। आइए इस चीज को देखते हैं। तो आप जानते हैं कि जो सेल होती है वो डिफरेंट ऑर्गन्स की सेल अलग अलग तरह से कार्य करती है, इसलिए उनकी जो साइज होती है वो अलग अलग होती है। जैसे हमारे लंग की जो सेल है, जो किडनी की सेल है, या पैंक्रियास की सेल है, या नर्व सेल है, उनकी भाई साइज तो अलग अलग प्लेस पे वो काम कर रहे हैं, इसीलिए उनकी साइज भी अलग अलग होगी। तो मिनिमम हम अगर सेल साइज की बात करेंगे तो माइक्रोन में जो हम यूज करते हैं, मिनिमम साइज की मैं बात करता हूँ 0.1 माइक्रोन टू 20 माइक्रोन तक होती है। ये बात आप याद रखिएगा। मिनिमम जो साइज होती है, यानी जो नॉर्मल रेंज है 0.1 माइक्रोन टू 20 माइक्रोन के आसपास होती है। अब आइए हम देखते हैं कि सबसे जो स्मॉलेस्ट सेल है वो किसकी है। स्मॉलेस्ट की बात हम करते हैं। स्मॉलेस्ट सेल आप देखोगे तो स्मॉलेस्ट सेल में आपको वही पीपीएलओ मिलेगा, पीपीएलओ, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये 0.1 माइक्रोन तक होता है। अब देखें इसके अलावा लॉन्गेस्ट की बात करें, लॉन्गेस्ट, तो लॉन्गेस्ट जो सेल होगी हमारी कौन होगी, वो नर्व सेल होगी, नर्व सेल। तो कितनी है, 90 सेंटीमीटर तक ये लंबी हो सकती है हमारी नर्व सेल। और लार्जेस्ट की अगर बात करता है, लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट क्या हो जाएगा, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का जो एग होता है 170 सेंटीमीटर तक ये देखा गया है। तो ये रहा आपका साइज। इसी तरह से प्लांट्स में अगर आप जाओगे तो जैसे एसिटाबुलेरिया होता है, एसिटाबुलेरिया, इसकी सेल को आप देखिए तो ये आपको काफी बड़ा मिलता है एसिटाबुलेरिया, और अन्य प्लांट्स में भी, यानी 1 मीटर तक ये हो सकता है। तो ये रहा हमारा साइज। अब हम चलते हैं शेप, कुछ सेल का शेप देख लेते हैं कि शेप क्या होता है। शेप देखें, अलग अलग जो शेप होता है वो शेप, हम जानते हैं कि जो हमारी सेल है अलग अलग जगह पे पाई जा रही है, तो उसका शेप जो है अलग अलग
पाया जाता है। जैसे आरबीसी की हम बात करें, डब्ल्यूबीसी की बात करें, ठीक है, तो इन आरबीसी को क्या देखोगे भाई, ये राउंडेड होती है, राउंडेड होती है। डब्ल्यूबीसी को आप देखेंगे तो क्या होता है, एमीबॉयड होता है, एमीबॉयड शेप होता है। तो अलग अलग जगहों पे जिस तरह से हमारी सेल पाई जाती हैं, उनका जो दिखने का अंदाज है वो अलग अलग तरह का होता है। इसी तरह से जाइलम को देखिएगा या अन्य चीजों को देखिएगा, तो हमारी नर्व सेल को देखिएगा, तो इनका शेप जो है अलग अलग तरह का दिखाई देता है। तो ये रहा शेप एंड साइज ऑफ सेल। अब हम लोग थोड़ी सी बातें आज करेंगे डिफरेंशिएशन बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। डिफरेंशिएशन बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। आइए देखते हैं, थोड़ी सी बातें हम देखते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या होता है। सबसे पहले हम इधर बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की, इधर हम बात करते हैं यूकैरियोट्स की। यूकैरियोट्स, तो आइए देखते हैं प्रोकैरियोट्स में एक चीज आप ध्यान रखोगे, सबसे शॉर्ट में हम इसको समझते हैं। याद करने का एक टेक्निक बताता हूं, वालिग AMI3 इसमें प्रेजेंट होगा और इसमें एब्सेंट होगा। देखिए वालिग AMI3, अब वालिग से क्या है, देखिए इसको बताता हूं, V इजकल टू वैक्यूल, वैक्यूल, और L इजकल टू लाइसोसोम, लाइसोसोम, E इजकल टू इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, G इजकल टू गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी, और M इजकल टू माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, फिर M इजकल टू माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल, फिर M इजकल टू माइक्रोफिलामेंट। तो इन सारी चीजों की अगर हम कहानी कहें वालिग AMI3 से, तो ये आप देखेंगे, ये चाहे वैक्यूल हो, लाइसोसोम हो, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, गोल्गी बॉडी हो, या माइटोकॉन्ड्रिया हो, माइक्रोट्यूब्यूल हो, माइक्रोफिलामेंट्स हो, ये सारे जो सेल ऑर्गेनील्स हैं ये कहां पाए जा रहे हैं, प्रोकैरियोटिक जो सेल होती हैं इनमें ये उपस्थित नहीं होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगे। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब हम चलते हैं सेल वॉल की बात करते हैं। तो सेल वॉल जो है इसमें पाई जाती है। आइए देखते हैं वो किस तरह की होती है। तो और इसमें जो आप सेल वॉल देखोगे वो क्या होती है, सेलुल, एक तो एनिमल में तो होती नहीं, सेल वॉल एब्सेंट होती है, एब्सेंट इन एनिमल, एनिमल में एब्सेंट होती है, और प्लांट में क्या होती है भाई, प्रेजेंट होती है, लेकिन प्लांट सेल में होती है, प्लांट सेल। और आप जानते हैं कि सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है ना, इसमें सेल वॉल जो है सेलुलोज की बनी होती है। और अगली बात हम लोग देखते हैं, ये दो बातें हम लोग देखा, दो चीजों के तहत हम लोगों ने पढ़ा। तीसरी बात चलते हैं, इसमें जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम ये 70S का होता है। कितने S का, 70S का। इसमें जो राइबोसोम होगा वो कितने S का होता है, 80S का होता है। ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इसके अंदर जो 9+2 का जो फ्लैजिला अरेंजमेंट है वो नहीं होता, और इसके अंदर 9+2 का फ्लैजिला अरेंजमेंट पाया जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा।
अगली बात, इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट होता है, और इसके अंदर क्या है भाई, साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट नहीं होता है। ठीक है ना। रिस्पिरेशन की अगर हम बात करने लगे तो यहां जो प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर होता है। इसमें क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होगा, और इसमें होगा माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। तो ये है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। दिस इज द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑफ सेल। सेल का संक्षिप्त वर्णन हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर इसको दिया है। कमिंग लेक्चर में हम लोग सेल के अन्य जो ऑर्गेनेल्स हैं उनको एक एक करके डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है यह लेक्चर आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।